हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं इंडिया समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चला था सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम अर्थात रासायनिक साम्य की बात करने वाले। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे ली सातल्य का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम क्या बात करें, साम्य अवस्था की बात करें। क्या बात है, इक्वेरियम साम्य अवस्था की बात करने वाले। अब देखिए, जब कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था के अंतर्गत होती है ना, अगर आप क्या करते हैं उसके अंदर दाब में, ताप में, सांद्रता में या उसमें उत्प्रेरक डाल देते हैं ना, तो उसकी साम्य अवस्था प्रभावित होती है। और पुण्य क्या होना चाहता है, साम्य अवस्था के अंदर अभिक्रिया वो आना चाहती है। तो क्या करता है कि साम्य अवस्था पुनः आने के लिए क्या करता है, जहां से वो क्या कर रही है उस प्रभाव को नष्ट किया जा सकते। साम्य अवस्था आने के लिए अभिक्रिया उस दिशा में हो जाएगी जहां से उसके प्रभाव को नष्ट करके पुण्य साम्य अवस्था में आ जाती है। उसे क्या कहते हैं, हम ली सातत्य का ये सिद्धांत कहलाता है। इसको हम अलग अलग बिंदु के रूप में पढ़ते हैं। पहले हम ताप, दाब, सांद्रता के रूप में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कोई अभिक्रिया है हमारे पास। अभिक्रिया कैसी है, साम्य अवस्था में। इसमें आप क्या करते तो या तो दाब, ताप, सांद्रता में क्या कर देते हो, परिवर्तन। दाब, ताप, सांद्रता में परिवर्तन कर देते हो, या इसमें क्या डालते हैं, उत्प्रेरक डालते हैं। तो क्या हो जाती है, इसमें साम्य अवस्था प्रभावित है। ठीक है, और इसे पुनः साम्य अवस्था में लाने के लिए, पुनः साम्य अवस्था के लिए साम्य उस दिशा में स्थापित होगा जहां यह प्रभाव नष्ट, साम्य उस दिशा में स्थापित हो जाएगा जहां पर क्या होता है, ये प्रभाव नष्ट हो, या साम्य की वह दिशा हो जाएगी जहां प्रभाव क्या हो, नष्ट होता हो। इसके लिए हम पहला ही पॉइंट कवर करते हैं, सांद्रता के द्वारा समझते हैं। देखिए, हमने बहुत बार पढ़ लिया, इस प्रकार से रिएक्शन होती है 2HI। जो हाइड्रोजन है ना और हीलियम, सॉरी आयोडीन है ना, हाइड्रोजन आयोडीन, उसके हम क्या करते हैं, एक मोल को क्या लेते हैं, बंद पात्र में, पात्र में लेकर क्या कराते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। माना इसका जो हमें पता नहीं मोल कौन से, माना कोई भी मोल होगा, उससे क्या घट रहा है, अल्फा कम हो रहा है, और इससे भी क्या होगा, अल्फा कम होता है। जब बंद पात्र के अंदर रिएक्शन होती है ना, वहां पर अल्फा अल्फा अंश का क्या होता है, संयोजन, संयोजन करके क्या बनाते हैं, वो 2 अल्फा, इसका निर्माण करते हैं 2 अल्फा। और ये भी साम्य अवस्था के अंदर स्थापित, आपको पता है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, या इसको या इसको, मतलब हाइड्रोजन या आयोडीन की सांद्रता में क्या कर देता हूं, मैं उसको बढ़ा देता हूं। हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं या इसके आयोडीन की सांद्रता बढ़ा देते हैं, तो देखते किस क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, पहले हम ज्ञात करते हैं कैसी का मान। कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, उत्पाद के लिए ज्ञात कर लीजिए HI, फिर हम ज्ञात करते हैं H2 और I। ठीक है, अब हम इसके अंदर अब क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। मैं हाइड्रोजन में परिवर्तन कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने सांद्रता परिवर्तन कितना कर दिया, X कर दिया। I2 की बात कर लीजिए, और अब देखोगे ना, तो अभिकारक है ना, अभिकारक उसकी सांद्रता में वृद्धि हो चुकी है, और यहाँ पर अब क्या है, वो साम्य अवस्था में नहीं है। यहाँ पर क्या है, वो साम्य अवस्था में नहीं है। साम्य अवस्था की नहीं है। अब इसको पुनः साम्य अवस्था में आने के लिए, इसको पुनः साम्य अवस्था, सांद्रता इसकी बढ़ चुकी है। अब क्या होगा कि जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, उसकी सांद्रता में भी हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या हो, ये दोनों सांद्रताएं इक्वल हो जाए, साम्य अवस्था के अंदर हो जाए।
ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होती है, जब परिवर्तन की दिशा क्या होगी, साम्य के अंदर हम उत्पाद में परिवर्तन करेंगे। किस रूप में देखते हैं, हमें उत्पाद में परिवर्तन करना होगा। कुछ इस प्रकार से, तो वापस क्या हो जाएगा, पुनः साम्य स्थापित हो जाएगा। इस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पुनः साम्य स्थापित हो जाएगा। अब देखिए, जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, मैंने पीछे भी पढ़ा था। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं, तो हमें उत्पाद की मात्रा अधिक प्राप्त होगी। अभिकारी सांद्रता को हम बढ़ाते हैं, उत्पाद की सांद्रता को कम करते हैं। जितना अधिक आप उत्पाद की सांद्रता को करेंगे, अभिकारी सांद्रता को करेंगे, उत्पाद की सांद्रता जितना कम करते हैं, उत्पाद उतनी ही मात्रा में प्राप्त अधिक होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप बात करोगे ना, कैसे का मान यहाँ पर क्या स्थिर है, परंतु जब आपने सांद्रता के अंदर परिवर्तन किया, क्या किया है, जब सांद्रता के अंदर परिवर्तन किया है, कैसी का मान स्थिर नहीं है, कैसी का मान स्थिर नहीं है। इसलिए हम क्या करना होगा, जो उत्पाद है ना, उत्पाद की सांद्रता को हमें कम करना होगा। जब हम उत्पाद की सांद्रता को कम कर देते हैं तो कैसी का मान क्या हो जाता है, स्थिर है। तो हमें उत्पाद की सांद्रता क्या करनी होगी, हमें कम, मतलब HI है यहाँ पर, उसको हम बढ़ाने के बजाय उसको क्या कहते हैं, कम करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं, H2 to HI to अल्फा माइनस एक्स, ठीक है। अब वापिस क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत साम्य स्थापित हो जाएगा। जहां हमने x यहाँ पर बढ़ाया था, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, पुनः साम्य स्थापित हो जाता है। अब देखिए, किसी के अंदर हम साम्य स्थापित करना, उत्क्रमणीय जब अभिक्रियाओं की बात करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, सबसे अच्छा तरीका रहता है कि हम अभिकारक की जितनी हो सके उतनी हम क्या कर देते हैं, सांद्रता के अंदर वृद्धि कर दोगे तो हमें उत्पाद की मात्रा उतनी अधिक मिलेगी, और उत्पाद की सांद्रता जितनी कम कर देते हैं उतनी हमें उत्पाद की मात्रा अधिक प्राप्त होने वाली है। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम ताप के बारे में चर्चा करते हैं। हम परिवर्तन की जब बात कर रहे थे, सांद्रता परिवर्तन, ताप व ताप की परिवर्तन में बात करेंगे, तो ली सातल्य अनुसार हम देखते हैं कि साम्य को जब हम प्रभावित करते हैं तो साम्य वापस स्थापित होने के लिए किस दिशा की ओर मुड़ जाता है, या कहाँ पर हम उसको, हम परिमाण को या किसको प्रभावित करें कि हमें साम्य पुनः मिल जाए, इसके बारे में हम दिशाओं के बारे में बात करने वाले। जैसे हमने सांद्रता के लिए बात की थी कि हमने कुछ इस प्रकार से दिया था, H2I2 2HI बन रहा था। इसके अंतर्गत हमने क्या किया था, हमने एक x मिला दिया था अल्फा के अंतर्गत, माइनस एक्स प्लस अल्फा, माइनस अल्फा में 2 अल्फा प्राप्त हो रहा था, मोलर की संख्या थी ये। तो मैंने सांद्रता हमने बढ़ा दी थी अभिकारकों की। इस प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर हमने बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं कम भी करनी होगी ना। कम कहाँ पर करते हैं, कम करते हैं हम यहाँ पर उत्पाद की, और ये दिशा होती है हमारे पास। तो साम्य स्थापित होने के लिए क्या होगा, साम्य स्थापित होने के लिए अभिक्रिया कहाँ खिसक जाती है, दाईं तरफ। साम्य कहाँ स्थापित होगा, दाईं ओर हो जाता है, ठीक है। तो हम 2HI में क्या करते हैं, सांद्रता में अगर आप कमी कर दोगे, साम्य हमारे पास दाईं तरफ घट जाएगा या तरफ हो जाएगा। हमारे पास दो अभिक्रिया आती है ताप के दौरान, उसमें क्षैतिज उसमें शोषी आती है। उसमें क्षैतिज का अर्थ क्या होता है, जिससे क्या होती है, उष्मा ऊर्जा निकल रही, उत्सर्जित हो रही होती है। क्या हो, उष्मा ऊर्जा क्या हो, वहाँ से उत्सर्जित हो रही है, उसको हम बोलते हैं उसमें क्षैपी, उसमें शोषी, जिसके अंदर उष्मा को हमें देना पड़े। उसमें क्षैपी के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है कि ये अभिक्रिया हमें कब देखने को मिल जाती है, उसमें क्षैपी अभिक्रिया हमें तब देखने को मिलती है जहाँ पर अणुओं की संख्या क्या हो रही है करते हैं। तो इसमें देखिए आपको उष्मा का मान यहाँ पर अधिक दिखाई दे रही होगा। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ताप के मान को हमें यहाँ पर अधिक नहीं बढ़ाया जाता है, ताप को अधिक नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ताप पहले से इसमें बढ़ा हुआ है तो नहीं इंक्रीज करते, परंतु वहाँ पर जरूर इंक्रीज करेंगे जहाँ पर उसमें अवशोषित हो रही हो। मानता हूँ इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और मैंने इसके टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया है। जब टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊँगा
ठीक है। इस प्रकार की आपको रिएक्शन दिख रही है, इस 206 पे आपको पता चल जाएगा। जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे अभिक्रिया की दिशा किस प्रकार का साम्य किस ताप पे हो जाएगा देखते हैं। जब यहाँ पर हमने बढ़ाया है, मानना है 2200 500 हो गया, 100 और बढ़ गया है, कुछ भी बढ़ चुका होता है, तो इसको टेम्परेचर यहाँ से बढ़ गया है, तो मुझे ना साम्य स्थापित करने के लिए टेम्परेचर कैसे कम करना होगा। टेम्परेचर कम कहाँ से करूँगा, मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर कहाँ से कम करता हूँ, T जो ताप है उसका टेम्परेचर मैं क्या करता हूँ, बाईं तरफ। साम्य कहाँ स्थापित हो जाएगा, बाईं ओर साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर मुझे कम करना होगा इसका, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, साम्य स्थापित होगा। तो साम्य किस ओर स्थापित हो जाता है, इस ओर, यहाँ से, जो T2 है। ठीक है, 2NH3 साम्य बाईं ओर स्थापित होगा। अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ताप को बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं टेम्परेचर को कहीं पर कम करूँ तो, ताप को कम करें तो ये मेरे पास कुछ रिएक्शन है। देखिए, ताप को कम करना है हमें, ताप को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। ताप हमें बढ़ा हुआ ही चाहिए। ठीक है, उसमें से ताप को कम क्यों करना है। जब आप ताप को कम करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर पुनः हमें बढ़ाया होना चाहिए। ताप को हम क्या करते हैं, पुनः बढ़ाते हैं। ताप को जब पुनः बढ़ाते हैं तो हमारे क्या साम्य किस स्थापित हो जाएगा, दाईं तरफ स्थापित हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। कहाँ स्थापित होगा, दाईं ओर। इस टेम्परेचर को नाम देते हैं टेम्परेचर नंबर 3, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ऊष्माशोषी के अंदर हमें क्या करता है, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है जब हम उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूं मैं ऊष्माशोषी के अंतर्गत, T ताप 2 की तरफ साम्य किस स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित करने के लिए वो और टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। क्या बढ़ाना चाहेगा, और टेम्परेचर हमें बढ़ाना चाहेगा। तो साम्य किस स्थापित हो जाता है, दाईं ओर ही स्थापित हो जाएगा, इस प्रकार से। कहाँ स्थापित हो जाएगा, दाईं ओर। अगर मुझे यहाँ पर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है, ताप को बढ़ाने पर, अगर मैं ताप को कहीं पर कम कर रहा हूँ तो ऊष्माशोषी के तहत कम करने पर स्थापित हो जाएगा यहाँ पर। तो ताप को हमें तो इंक्रीज करना है, ताप हमें बढ़ा हुआ चाहिए, तो कहाँ स्थापित हो जाता है, ये बाईं ओर स्थापित, साम्य स्थापित हो जाता है बाईं ओर। देखो, इसके लिए हमें एक छोटी सी लाइन याद रखना कि जब हम अभिक्रिया पूर्ण करते हैं, उत्पाद की मात्रा बची होती है, तो हम जैसे उसमें छेपी है, तो वहाँ पर जैसे ताप है वैसा है, रहने दीजिए, ताप में कुछ परिवर्तन मत कीजिए। ठीक है, बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, पर उसमें सोचिए अभिक्रिया, उसके अंदर हम उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त करनी है, तो वहाँ पर हम ताप को बढ़ाते हैं, ताप को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अब 2 प्रकार से हमारे पास रिएक्शन है। दाब का प्रभाव देखो कहाँ देखने मिल जाता है, एक तो गैसीय होना चाहिए, हमने देखा था आपको। दूसरा क्या होना चाहिए, अणुओं में अंतर होना चाहिए। अणुओं में क्या हो, अंतर, और गैसीय हो, तब आप क्या देख सकते हो, दाब के प्रभाव को आप देख सकते हो वहां पर। ठीक है, अगर अणुओं की संख्या घट रही है तो वहां पर हमें क्या होता है, दाब को बढ़ाना पड़ता है अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए, और यहाँ पर हमें क्या करता है, दाब को घटाना पड़ता है। दोनों स्थिति के अंदर आप देखोगे ना, अगर हम दाब को बढ़ाते हैं, एक जैसी होने वाली है, तो कम हो रहा है तो हमें दाब बढ़ा होना चाहिए, तो अभिक्रिया क्या होगी, दाईं ओर स्थापित हो जाएगी। इसकी बात करेंगे हम, कहाँ स्थापित हो जाएगी, बाईं ओर स्थापित हो जाती है। अगर आप दाब को क्या करते हैं, दाब को यहाँ पर हमने बढ़ाया है और यहाँ पर हमने कम किया। ठीक है, उच्च दाब और निम्न दाब सेम यही होने वाला जब दोनों की संख्या घट रही होती है। देखिए, इसके बाद हम जो बात करेंगे, बात करने वाले हैं इनके अनुप्रयोगों के बारे में। अब देखिए, हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे भौतिक परिवर्तनों के समय के साम्य परिलित साथ लिए गए सिद्धांत के अनुप्रयोग किस प्रकार से होते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ठोसों के गलनांक पर दाब का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें ना कि गलनांक की बात करते हैं, उस समय क्या होता है, ठोस व द्रव अवस्था के अंदर क्या रहते हैं, वो साम्य के अंदर रहते हैं। जब हम गलनांक की बात करते हैं, क्या होते हैं, वो ठोस और द्रव के अंदर क्या रहते हैं, साम्य के अंदर। एग्जाम्पल के रूप में समझे, बर्फ और जल की बात करते हैं।
आपको पता होगा, अब ध्यान होगा कि जब हम बर्फ को पिघलाते हैं, गलनांक उसका करते हैं, गलाते हैं, पिघलाने के समय क्या होता है, उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, आयतन के अंदर वृद्धि। अगर हम क्या कर देते हैं, कहीं पर अगर आपको दाब कहीं पर कम हो रहा है, अगर हम दाब की मात्रा बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, आयतन में कमी होती है। क्या होती है, आयतन में कमी। जब आप दाब के मान को बढ़ाते हैं उस समय तो आयतन में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी। ठीक है, उस समय हमें क्या होती है, जब दाब बढ़ा रहे हो और हम क्या करते हैं, बर्फ को पिघलाते हैं, ठोस को पिघलाते हैं, तो उस समय हमें क्या चाहिए, ऊर्जा अधिक चाहिए होती है। उस समय क्या, जब ऊर्जा अधिक चाहिए होती है, उसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च हो जाता है। कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जो कम ऊर्जा अर्थात कम गलनांक पर भी क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। जब आप क्या करते हो, दाब को इंक्रीज करते हो, ठीक है, सॉरी पहले दाब से पहले हम पढ़ लेते हैं। जब क्या होता है, कोई बर्फ क्या बन रही होती है, जल, उस समय क्या होता है, आयतन में वृद्धि। समय आयतन में वृद्धि हो रही थी। इस समय आप क्या करते हो, अगर हम दाब को बढ़ा देते हैं तो आयतन में क्या हो जाती है, कमी। ठीक है, अर्थात हम बात करें उच्च दाब पर बर्फ को पिघलाने के लिए हमें क्या होती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, उच्च ऊर्जा की। वहां पर क्या होता है, गलनांक भी क्या होता है, उच्च। ठीक है, अगर कुछ हम देखने को मिल जाती स्थिति कुछ पदार्थों में उच्च दाब पर भी उस दाब की भी बात करोगे ना, कम ऊर्जा में क्या होता है, गलनांक कम होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि आप उस दाब पर भी अगर आप कम भी ऊर्जा देंगे, वो भी क्या होती है, पिघलना प्रारंभ हो जाएगी, पिघल जाएगी, पिघलना प्रारंभ हो जाएगी, पिघलना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, द्रव के हम वाष्पीकरण की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, दाब व ताप का प्रभाव देखते हैं। ये मेरे पास कोई द्रव है, प्रकाश को द्रव है, उस द्रव में क्या होता है, वाष्प व्यवस्था के अंदर होते हैं। देखिए, द्रव वाष्प के अंदर कब बदलता है, जब कोई भी द्रव लिक्विड क्या करता है, उष्मा का ग्रहण करता है। क्या करता है, जब उष्मा का ग्रहण करता है तो वो वाष्प के अंदर बदल जाता है। ठीक है, जब क्या करता है, वो उष्मा का ग्रहण करेगा, किसमें चल जाता है, वाष्प के अंदर। ये वाष्प के अंदर कब बदलता है, जब आपको पता होगा कोई लिक्विड वाष्प में कब बदलता है, जब हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्या होता है, ताप को जब बढ़ाया जाता है तब उसका वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, हम दाब के बढ़ाने की बात करते हैं। जब आप दाब को बढ़ाते हैं ना, तो जो वाष्पीकरण वो संघनित हो स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संघनित, और वहां पर क्या होती है, वाष्प कम होती प्राप्ति। इसीलिए ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कम भी करें तब भी क्या होगी, वाष्प बनना प्रारंभ भी नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, ताप को आप जब वाष्प बनाने के लिए ताप को इंक्रीज करते हैं, दाब को हम डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को हम कम करते हैं। ठीक है, कि हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तनों के साम्य पर लीस सतह सिद्धांत के अनुसार तीसरे नंबर के प्रयोग की हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहले हम बात करने वाले हैं द्रव के क्वथनांक पर दाब का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम द्रव का क्वथनांक करते हैं तो वो क्या होता है, द्रव वाष्प के अंदर परिवर्तन हो रहता है। जब किसी का क्वथनांक करते हैं तो क्या होता है, द्रव का तो क्या वाष्प के अंदर बदल जाता है। जब ये वाष्प जो बदलती है वो क्या करती है, तो द्रव जिससे वाष्प का निर्माण हो रहा है ना, उसी सतह पर क्या लगाती है, दाब लगाती है। इसको दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। यह वाष्प दाब जो वायुमंडलीय दाब की जब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। जब हम साम्य अवस्था की अगर बात करें, कहीं पर दाब बढ़ा रहे हैं, अर्थात क्वथनांक की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर दाब बढ़ जाता है।
ठीक, क्या बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। और साम्य में इस प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्या होता है, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ना उसको कम किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अधिक ऊर्जा देंगे। अधिक ऊर्जा देने से तात्पर्य है कि इसका क्वथनांक अधिक बढ़ा देंगे उस दाब पर। उस दाब पर उसका क्वथनांक बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, दाब का मान उच्च प्राप्त हो जाता है। प्रेशर कुकर भी इसी रूप में कार्य करता है। प्रेशर कुकर में भी क्या होता है, उच्च दाब पर हम क्वथनांक का मान जब उच्च कर लेते हैं, क्वथनांक का मान जब उच्च कर लेंगे उस दाब पर, तो क्या होगा, जो भी खाद्य पदार्थ है वो क्या होता है, गलने लगता है। क्या होता है, गलने लग जाता है। ठीक है, देखते हैं इसको। जब आप कोई द्रव है, उस द्रव को क्या करते हैं, क्वथन करते हैं, तो क्या बदल जाती है, वो वाष्प के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से हम अगर समझे, ये हमारे पास क्या है, कोई द्रव है, ये क्या बन रही है, इसके ऊपर ये वाष्प का निर्माण हो रहा है। ये जो वाष्प है इसकी सतह पर क्या लगाती है, दाब लगाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। जब इस वाष्प दाब की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर, तब ये क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं साम्य अवस्था की, साम्य अवस्था के अंदर हम क्या करते हैं, जब क्वथनांक का मान आप क्या करते हो, बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, दाब का मान भी बढ़ लेता है, अर्थात तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक हो लेती है, जिसके कारण क्या होगा, उसको वाष्प दाब की वैल्यू अधिक होगी। ठीक है, क्वथनांक का मान बढ़ाया तो वहाँ पर क्या होता है, दाब अर्थात वाष्प दाब का मान बढ़ने लगता है। साम्य में इस प्रभाव को नष्ट करने के लिए वाष्पीकरण क्या होता है, कम होने लगता है। होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको अधिक ऊर्जा देंगे, अर्थात क्वथनांक उच्च करेंगे, इससे क्या होगा, वाष्प दाब भी आ जाएगा उच्च। अतः उच्च दाब पर क्या होता है, क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च। इसी पर क्या करता है, प्रेशर कुकर कार्य करता है। प्रेशर कुकर, इसमें भी क्या होता है, ये जब हम उस दाब पर, इसका क्वथनांक भी उच्च हो जाएगा और खाद्य पदार्थ क्या होगा, गलना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात पकना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक हमारे पास, ठोसों की विलेयता पर ताप का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उष्मा निकल रही है तो उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। ये कौन सी प्रक्रिया हमारे पास है, उष्माक्षेपी। अगर किसी से उष्मा अवशोषित की जा रही है उसे बोलते हैं उष्माशोषी प्रक्रिया। कौन सी होती है वो, उष्माशोषी प्रक्रिया होती है। अगर हम उष्माक्षेपी प्रक्रिया की बात करें, जैसे इसके अंदर KOH है, अगर हम बात करें H2 की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि उष्मा उत्सर्जित हो रही है, उसके अंदर जब आप ताप को इंक्रीज करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो लास्ट सेकेंडरी नियम के अनुसार क्या होता है, उसकी विलेयता क्या हो जाती है, विलेयता कम हो जाती है। ठीक है, वो विलेयता उसी जब जैसे आप उसका ताप इंक्रीज करते जाएंगे क्या हो जाती है, उससे विलेयता कम हो जाती है। ठीक है, अगर किसी प्रक्रिया द्वारा जैसे KCl है, अगर हम बात करें
NH4Cl की बात करें जिसमें उसमें अवशोषण और ताप उसको और दीजिए, ये ताप की उसकी आवश्यकता है, तो उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। अब देखिए हमारे पास इसका अगला टॉपिक है, हैबर विधि द्वारा हम क्या करते हैं, अमोनिया की अधिकतम मात्रा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हैबर विधि कुछ इस प्रकार से होती है, 2NH3 3H2 2N2। पहला क्या है, पहला आप ताप को कम कर दीजिए, पहला प्रक्रिया ये है, ताप को आप कर दीजिए कम। फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम फिर ताप जब आप कम कर दोगे हम करते हैं उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग। दूसरा क्या कर दीजिए, आप ताप को कम करें तो दाब को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, दाब को बढ़ा देते हैं। ये हमारे पास दूसरी। तीसरी तरीका क्या है, या तो H2 या N2 की सांद्रता को कम कर दीजिए, सांद्रता को कम कर दीजिए। फिर हम क्या करते हैं, जो तंत्र है उस तंत्र से क्या करते हैं, जो NH3 है उसको हम क्या करते हैं, द्रव अवस्था में निकालते हैं, द्रव अवस्था में निकालते हैं, अर्थात सांद्रता कम कर कर, सांद्रता कम करके। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे टॉपिक को कवर करने वाले हम बात करेंगे साम्य अवस्था पर अभिक्रिया अक्रियाशील हम गैसों के प्रभाव की बात करते हैं। इसमें अक्रिय गैसों की बात करें तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, जैसे अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। ये गैसें हम क्या करते हैं, साम्य अवस्था जो स्थिति है या जो साम्य अवस्था की जो अभिक्रिया है उसमें हम डाल देते हैं अक्रिय गैसें। तो दो प्रकार से, आप तीन प्रकार से प्रभाव देखने को मिल जाता है। देखिए कौन कौन से प्रभाव देखने मिलते हैं। पहले हम बात करेंगे कि दाब स्थिर हो जाएगा। दूसरा प्रभाव देखते हैं, आयतन स्थिर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रभाव है कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। ठीक है। जब दाब स्थिर हो जाता है ना, उस समय क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है। जब आयतन स्थिर होता है तब होता है दाब में वृद्धि। ठीक है। जब तंत्र की आप बात करोगे, जब तंत्र का तंत्र या निकाय का आयतन स्थिर हो तब दाब के अंदर वृद्धि होती है, या दाब स्थिर है तो आयतन के अंदर वृद्धि होती है। जब आयतन के अंदर वृद्धि होती है ना, साम्य उस तरफ अग्रसर होगा जहां क्या हो, अणुओं की संख्या में वृद्धि हो। ठीक है। अगर हम बात करें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, जो हम बात करते हैं अभिकारक वे उत्पाद के अणुओं की संख्या पात्र का जो आयतन है उसका जो अनुपात लोगे ना, अनुपात वो क्या होगा, स्थिर। अनुपात लोगे वो क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर उत्पाद व अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्पाद व अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, जब कोई भी हम विक्रिया देखते हैं ना, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक करता है जो संकीर्ण ऊर्जा है ना उसके मान को प्रभावित करता है। संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे क्या होती है, विक्रिया तीव्र होती है। कोई भी विक्रिया किस प्रकार से होती है, कोई भी विक्रिया उसको संपन्न होना है, तो
जो उसकी जो ऊर्जा है ना उसको क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा के बराबर उसके मान को आना आवश्यक है। उस ऊर्जा को अगर नहीं आती है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। उत्प्रेरक क्या करता है, अगर किसी संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं तो वो क्या होता है, बहुत कम ऊर्जा में भी क्या होती है, अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत कम ऊर्जा के अंदर संपन्न हो जाती है। आपको पता है जो उत्प्रेरक का प्रभाव की अगर बात करें, दोनों तरफ होता है, उत्पाद और अभिक्रिया दोनों तरफ होता है, और साम्य स्थिरांक में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखते हैं एक इस पर प्रभाव करता है संकीर्ण ऊर्जा पर, संकीर्ण ऊर्जा पर इसे क्या होता है, अभिक्रिया शीघ्र संपन्न होती, क्या होती है, शीघ्र संपन्न। देखिए लेते हैं कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है, ठीक है, इसको संपन्न होने की क्या होती है, इसकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को किसके बराबर होना चाहिए, संकीर्ण ऊर्जा की। तब क्या होगी ये, संपन्न। ठीक है, अगर कोई संकीर्ण ऊर्जा जितनी कम होती है अभिक्रिया उतनी शीघ्र होगी, शीघ्र होगी। जितनी भी संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होता है अभिक्रिया उतनी ही क्या हो जाती है, शीघ्रता से होती है। ठीक है, क्या होता है, अभिक्रिया उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जब बात करते हैं, दोनों तरफ प्रभावित कर, दोनों तरफ प्रभावित होता है तथा साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। इसको प्रभावित नहीं करता है, साम्य स्थिरांक को ये प्रभावित नहीं करता है। तो एक बार तो हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया समतापी की और अभिक्रिया समायतनिक की बात करने वाले। देखिए कोई भी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से हो रही है, हमें क्या पता है, जी होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी उत्पाद माइनस क्या होता है, अभिकारक। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर यहाँ तक किया था, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू ज्ञात की थी, डेल्टा जी ये हमने मान ज्ञात किया था, डेल्टा जी नोट प्लस एल एन आर टी एल एन हमने ज्ञात किया था। उत्पाद की अगर बात करोगे, ये हमारे पास उत्पाद है N1, ठीक है, यहाँ पर हमने ज्ञात किया था, हमने पी डी N2 पी ए M1 और पी बी M2, इस प्रकार से हमने ज्ञात किया था। और इसकी वैल्यू आप निकालते तो हमारे पास आता है Kp। साम्य अवस्था की आप बात करेंगे, वहां पर डेल्टा जीरो क्या आ रहा था, जीरो, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा जीरो जी नोट आर टी एल एन के पी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से हल करूँ तो हमारे पास आ जाता है माइनस का आर टी एल एन के पी, जी नोट की वैल्यू आ चुकी। इसमें हम पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, जी नोट की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा जी माइनस का आर टी एल एन के पी प्लस का आर टी एल एन और के पी। वापस आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, किस प्रकार से पुट कर सकते हो देखते हैं। पी सी N1
और PD N2, PCA M1, PB M2। ठीक है, अब देखिए वैल्यू जब पुट कर देते हैं हम डेल्टा जी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। माइनस आर टी कॉमन ले लीजिए। जब मैंने माइनस आर टी कॉमन ले लिया, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है एल एन पी सी N1 N2 PA M1 PB M2 इंटू, ये ऊपरी तरफ है तो कैप पी क्या आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है कुछ इस प्रकार। हमारे पास आया है, इसको हम क्या बात क्यू पी के रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं कि हमने इसको कैप पी के द्वारा, तो इसको क्या दर्शा देते हैं, क्यू पी के द्वारा। क्यू पी एल एन पास क्या आ जाता है के पी। इसको पुनः सही से लिख सकते हो आप, इस प्रकार से डेल्टा जी हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का आर टी एल एन के पी आर टी एल एन क्यू क्यू पी क्यू पी, इस प्रकार से। देखिए ये मैंने इस प्रकार से लिखा है, तो आप चाहे ना इसको इस प्रकार से लिखते हो, N1A N2B और M1C और M2B, किसी भी प्रकार से आप लिखते हो, आपकी स्वेच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज भी हो जाएंगे, यहाँ पर N1 आ जाए N2 आ जाए, तो ठीक है, दोनों तरीके से कीजिए, दोनों तरीका सही है। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे सम आयतनिक अभिक्रिया के सम आयतनिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पहला हम क्या निकालते हैं, डेल्टा जीरो नोट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, आर टी माइनस का के पी। ठीक है, माइनस का आर टी के पी हमने वैल्यू ज्ञात की थी। अब हम देखते हैं गिब्स समीकरण को। गिब्स समीकरण क्या होती है, नोट, ठीक है, डेल्टा एच नोट माइनस का टी डी एस, वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का आर टी एल एन के पी, यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, डेल्टा एच नोट एल एन कैप पी की वैल्यू याद करनी है, तो माइनस का एल एन कैप पी माइनस का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो माइनस का यह आ जाता है ये वाला, तो यहाँ पर आप आला दीजिए आर टी का, यहाँ टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये बचता है अब हम क्या करते हैं, के पी वन ताप वन व ताप टू के लिए समीकरण याद करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एल एन के पी वन की, इसके लिए आ जाता है आर टी वन। अब हम बात कर लेते हैं एल एन के पी टू के लिए, इसके लिए आ जाता है अब हम क्या ज्ञात करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं समीकरण 2 से 1। तो हमारे पास होता है माइनस का एल एन के पी टू प्लस का हो जाता है एल एन के पी वन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का आ जाए, फिर माइनस प्लस का हो जाता है हमारे पास, सॉरी ये तो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस का, ये माइनस का, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए।
हमारे पास बचता है ln के P2 प्लस का ln के P1। यहाँ पर बच जाता है हमारे पास माइनस का RT2 प्लस का बच जाता है हमारे पास RT। अब देखिए इस समीकरण हल करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों की हम बात करने वाले हैं। पहला तरीका समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, बिना चिन्ह के परिवर्तन किए हुए इसको हल करते हैं। ठीक है, कैसे हल करते हैं देखते हैं। हमारे पास आएगा ln के P1 के P2। इसको जब हल करते हैं तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाता है, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा डेल्टा R। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लिया है, यहाँ पर मैंने माइनस को चिन्ह को कॉमन लिया है। ठीक है, जब यहाँ पर माइनस को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ प्लस का चिन्ह बच जाएगा, तो मेरे पास क्या आता है T2 माइनस का यहाँ पर आ जाता है T1। अब इसको क्या करते हैं, ln को हमें log के अंदर बदलना है, तो 2.3 से गुणा किया जाता है, आपको पता होगा। ये हमारे पास, अब इसको अगर आप हल भी करना चाहें तो हमारे पास होता है T1 T2 T1 होना T2। एक तो तरीका ये है इसका हल का। दूसरे तरीके की बात करते हैं, अब क्या करते हैं, हम माइनस का गुणा करते हैं। जब आप माइनस का गुणा करते हैं तो ln के P है ना, ये तो आ जाता है प्लस का, और माइनस का क्या आ जाता है ln के P1। ठीक है, चिन्ह को यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा प्लस का और ये आ जाता है हमारे पास माइनस का। अब सेम ही करना, हमारे पास ln हमारे पास आ जाता है के P2 आ जाता है के P1। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं फिर से जब माइनस को कॉमन लेते हैं और डेल्टा और हमारे पास लेते हैं R, ये हो जाता है हमारे पास जो प्लस का वो क्या हो जाता है हमारे पास माइनस का, ये हमारे पास क्या हो जाएगा वापस प्लस का। ठीक है, log के अंदर चेंज कर दीजिए log के P2 और के P1 2.03 क्या जाता है R T1 T2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इसको सही रूप में लिखें, इसको हम कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है T2 माइनस T1। ठीक है, इन दोनों तरीकों से आप समीकरण हल कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी आपको उत्तर आ रहा है तो दोनों सही है। ऐसा करते हैं आज ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।